हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑविन्सम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक और आज हम करने वाले क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो अभी तक अगर आपने मेरा चेहरा पहले नहीं देखा है, पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर मिलता है आपको क्लास 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स, वो भी विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो आज हम करने वाले क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर, जिसमें चैप्टर का नाम हमारे सामने है किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो देखो, इससे पहले का जो हमारा चैप्टर था, जिसमें हमने एक पूरी की पूरी सभ्यता पढ़ी, सभ्यता के बारे में हमें वो खोजबीन कहां से मिली, उसके अवशेष जो है वो कहां से मिले, और मोस्ट प्रोबेबली हमने वहां की बात की थी बीड्स, बोन्स एंड ब्रिक्स की, है कि नहीं। तो ब्रिक्स जो थी, बोन्स जो थी और बीड्स जो थी, एक्चुअली उस पूरे चैप्टर में वही इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो फिजिकली अवेलेबल एविडेंस थे, जिसके बिना पर हमने बहुत सारे तथ्यों का पता लगाया। तो अब उस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम इस तथ्य पे पहुंचे कि वहां पर जरूर कोई ना कोई किंग रहा होगा, फार्मर रहा होगा, और पूरा का पूरा टाउन था। क्यों टाउन था? क्योंकि हमें उसके अवशेष मिले, एज ए ब्रिक्स मिले, है ना। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड रेशियो की वहां की ब्रिक हुआ करती थी, और जब स्टैंडर्ड रेशियो की ब्रिक है, इट मींस कि वहां पर क्या रही होगी? लीडरशिप रही होगी। और लीडरशिप जहां भी वर्ड आएगा, इट मींस वहां ऑथेंटिकेशन किसका आएगा? किंग्स का है, कि जरूर कोई ना कोई राजा या फिर राजा के पद पर या फिर उनके मंत्रियों के पद पर कोई ना कोई कार्य जो है वो काम कर रहा था। इट मींस कि वो किसी को ऑर्डर दे रखे थे, है ना। जरूरी है ना ऐसा, कि अगर हम कहां देखें कि दूरस्थ देशों में, यानी डिस्टेंसफुल एरियाज में, अगर एक सिंपल स्टैंडर्ड रेशियो वाली जो ब्रिक्स है वो यूज की जा रही, इट मींस कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी चीजों को फॉलो करवा रहा है ना। या तो विद लव या विद फोर्स, इट मींस और विद पावर, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वहां से एविडेंस आता है हमारा पास किंग्स का। और दूसरा, हमें जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, कि जहां पर खेतों को जोता गया है, कैनल्स जो थी उनके अवशेष मिले, नदियों के और उनकी सहायक नदियों के भी हमें अवशेष मिले, नहरों के हमें अवशेष मिले, कि पानी की व्यवस्था की गई, सिंचाई के लिए कुओं की व्यवस्था की गई थी, उसके भी हमें अवशेष मिले। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था भाई, जो अवशेष है उनको हमने इकट्ठा किया। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे कि हमने क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो फटाफट से क्या कर लो, एकदम नोटबुक लेके बैठ जाओ। आपको नोट्स साथ में बनाने हैं, जो चीजें नई दिख रही हैं आपको, पहले पढ़ रखी हैं, उनको भी साथ में लेके चलना है। और ये मेरी गारंटी है कि हर बार जब आप इस वीडियो को देखोगे, आपको हमेशा यहां पर कोई ना कोई नई चीज जरूर मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है सिंपल से आर्टिकल से। सो देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 years following the end of the Harappa civilization. This was also the period during which the Rig Veda was composed by people living along the Indus and its tributaries. Agriculture settlements emerged in many parts of the subcontinent, including North India, the Deccan Plateau, and parts of Karnataka. Besides, there is a evidence of pastoral populations in Deccan and further south. अब देखो, सिंपल सी बात है कि हड़प्पा सभ्यता का जहां अंत हुआ, कि हमने देखा भाई एक रोचक तरीके से उसका अंत हुआ, है ना, जिसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और अलग अलग तरीके के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अपनी अलग अलग थ्योरीज जो है वो दे रहे हैं, किस पर? सिर्फ एंड ऑफ हड़प्पा पर, कि भाई सभ्यता का जो अंत है वो किस तरीके से हुआ होगा, जिसमें बहुत सारे तथ्यों को प्रमाणित किया गया है, जैसे कि बाढ़ का आना, सूख जाना, भूकंप आना, कोई प्राकृतिक आपदा, या फिर जंग के अवशेष जो कि हमें नहीं मिले, परंतु प्राकृतिक आपदा है, वो कह सकते हैं कि ऐसा अंत जो है वो हुआ होगा, या फिर संसाधनों के ना होने से उन लोगों ने ही जगह को छोड़ दिया होगा जहां पर ये वीरान हो गई, और समय के साथ उन्होंने अपने आप को डेवलप करके नए एरियाज में वो सेटल हो गए होंगे, है ना। ये कहा जा सकता है, और ये प्रमाणिक भी है ना। ये व्यक्त होता है कि हाँ, एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा हो सकता है ना। देन कितने टाइम बाद? 1500 साल तक। उस पीरियड के दौरान ये देखा, ड्यूरिंग द ऋग वेदा वाज कंपोज्ड, और इसी पीरियड के अंदर जो स्पैन
टाइम था ना, इसी टाइम के अंदर ऋग्वेदा को फॉर्म किया गया। कौन लोग? वही जो इंडस और इसके सहायक नदियों के आसपास रह रहे थे। और इनका सिंपल सी बात है कि अगर नदी के पास रहेगा, पानी के पास रहेंगे, इट मींस कि उनका एग्रीकल्चर जो है वो इंप्लीमेंट होगा, है ना। खेती के नए नए तरीके आएंगे, खेती की नए नए फसलें आएंगी और नए नए जगहों पर खेती जो है वो इमर्ज होगी बड़े लेवल पर। वही हो रहा है जिसमें हमारे पास पार्ट के नेम क्या है, नॉर्थ इंडिया है, डेक्कन प्लेट्यू है और कर्नाटका कुछ हिस्सा। देन वहां पर ऐसे एविडेंस मिले हैं पेस्टोरल पॉपुलेशंस के डेक्कन प्लेट्यू और फर्दर साउथ के अंदर, जिनमें कुछ सील है या फिर ऐसा हमने जो शायद पिछले चैप्टर में देखा होगा ना, फोटो सबको याद है ना, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमने देखा, उसका एक अंश है, अवशेष है, सबको याद है। शायद ये फोटो जो है वो हम कभी भूल ना पाए, क्योंकि इतने डीपली हमने इस पे स्टडी की है ना, तो मीन्स भूलना तो मुमकिन नहीं है। सो कुछ इस तरह के, इट मीन्स एन इंस्क्रिप्शन सांची मध्य प्रदेश सेकंड सेंचुरी बीसी के आसपास हमारे पास सांची स्तूप, याद रखना है आपको, ये हमारे चैप्टर के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहीं से हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो पत्थर पर खुदा हुआ है, जिसमें वहां के, जैसा कि पेस्टोरल टाइम के एविडेंस की हमने बात करी, तो वहीं की एक सील है हमारे पास, है ना। कहां मिली हमें? मध्य प्रदेश सांची में मिली है। देन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे हमें और चीजें पता लगेगी वहां के किंग्स के बारे में, वहां के फार्मर्स के बारे में और वहां के टाउन्स के बारे में। हालांकि हमें पता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में इसका जो क्लियरिफिकेशन हमने देख लिया था, परंतु अब जो है हम उसका थोड़ा और वाइड रेंज जो है स्टडी वो हम करने वाले हैं। देन new modes of disposal of the dead, including the making of elaborate stone structure known as megaliths, emerged in central and south India from the first millennium BC. In many cases, the dead were buried with a rich रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। जैसे कि हमने वहां के देखो कब्रें तक खोद दी थी, हमने खोदी कि नहीं खोदी, है ना, कब्रें खोद दी थी। वहां पर अलग अलग तरह की जो डेली लाइफ यूजफुल थिंग्स है हमें वो मिली कि नहीं मिली? वहां पर हमें डेली लाइफ यूजफुल की चीजें मिली, जो एक व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति जो अपने दिनचर्या में यूज करता है, वो चीजें हमें मिली। इट मींस उसके बाद जो वहां के लग्जरियस लाइफ अफोर्ड कर पा रहे थे, इट मींस रिच कम्युनिटी हम कहेंगे, तो उनके कब्रों में हमें गहने भी देखने को मिले हैं। तो वही बोल रहे कि वहां पर ज्यादातर हमने जो कब्रें देखी, जहां ज्यादातर केस देखे, वहां पर बड़ी मात्रा में आयरन टूल और वेपन जो है वो हमें मिले, उनकी आफ्टर लाइफ के बारे में जो भी अगर कुछ कहना चाहे। दैट मींस फ्रॉम 6th century BC there is evidence that there were other trends as well. Perhaps the most visible was emergence of early stage empires and kingdoms. Underlying these political processes were other change evidence in the ways in which agriculture production was organized. सीधी सी बात है कि हमें जो एविडेंस मिला था 6th सेंचुरी के आसपास, है ना, उन कुओं का, उन सिंचाई साधनों का, इट मींस कि जो पूरी तरह से विजिबल करता है किसको, मतलब कि अगर आपको के सिंपल वे में बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वहां पर कुएं मिले, कैनल्स मिले, सिंचाई के साधन मिले। इट मींस एक व्यक्ति तो करने से रहा, है ना, अकेला व्यक्ति सो इन संसाधनों को, इस पूरे ग्रुप को एक अपने ऑर्डर में करने से तो रहा। इट मींस कि वहां पर ऐसा एक पावरफुल व्यक्ति था जो उन सबको ऑर्डर दे रहा था कि भैया तुम्हें ऐसा काम करना है कि नहीं। इट मींस कि वहां पर हमें किंगडम हो या टाउन्स हो या फिर उनके रिलेटिव्स जो चीजें हैं वो हमें मिली है, उसके एविडेंस हमें मिले हैं और वहीं हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो जैसे देखो, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहां पर एक कुएं का अवशेष मिला है, बकायदा उसको अभी तक चिनवा के ऐसा पैक कर दिया गया है ताकि वो बंद ना हो, और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उस पर अपनी रिसर्च जो है वो कंटिन्यू कर सके। शायद हो सकता है कि हमें वहां पर कुछ चीजें मिले, है ना, इन फ्यूचर। अभी करंटली रिसर्च चल रही है, तो इन फ्यूचर आपको जरूर कुछ ना कुछ इनके एविडेंस या फिर इनका रिसर्च देखने को मिलेगा। So simultaneously new towns appeared almost throughout the subcontinent. Subcontinent पर हमें नए towns देखने को मिले। Historians attempt to understand these development by drawing on range of sources, inscription, text, coins and visual material. जैसे कि देखो हमने देखा एक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के बाद कुछ
टाइम गैप लगभग 1500 वर्ष का हमें टाइम गैप मिलता है, परंतु उस टाइम गैप के अंदर दूसरे सब कॉन्टिनेंट पर हम देख रहे हैं कि वहां पर एक नई पॉपुलेशन जो है वो इमर्ज हो रही है, नए स्टेट्स जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, नए लोग जो हैं उन्होंने रहना शुरू किया हो। तो देखो इनकी थ्योरीज जो है अगर डीपली में जाए तो बहुत वाइड थ्योरीज हो जाएंगी, परंतु एक सीधा सा मानना है कि हाँ कि कुछ लोग शायद यहाँ से जो बच गए थे, जो आप प्राकृतिक आपदा में नहीं फंसे, या फिर इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया और अपने आप को क्या किया, स्किलफुल किया, डेवलप किया और चीजों को, नई चीजों को सीखा गया, है ना, ये कह सकते हैं। क्योंकि देखो अगर एक एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और उसी सेम टाइम के अंदर कोई दूसरी जगह पर कोई एरिया डेवलप हो रहा है, इट मींस जहां पहले कुछ नहीं था, एक सडनली एक पूरा इंट्रोडक्शन में आया कि ऐसा हुआ है, इट मींस कह सकते हैं कि यहां से वहां क्या हुए हो, शिफ्ट हुए हो, और शिफ्टिंग के हमें एविडेंस भी बकायदा मिले हैं, ऐसी बात के नहीं मिले। देन और जिसके एविडेंस क्या कहते हैं, जैसे कि वहां के इंस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट है, कॉइन और विजुअल मटेरियल है, वो सब बताते हैं। एज वी विल सी दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यू विल आल्सो नोटिस दैट दीज सोर्सेज डू नॉट टेल द एंटायर स्टोरी। और ये भी है, देखो इसने जो कह दिया सो कह दिया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीजों को, है ना, जैसे लोगों की रिलेशनशिप है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि पता नहीं करना क्या है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ हिस्ट्री के अंदर भी है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। अगर ज्यादा आप इसको तय तक जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, परंतु अगर हमारे पास तो बहुत इजी सोर्सेस अवेलेबल हैं, अगर जो जितने भी आर्कियोलॉजिकल स्टडीज हैं उनके बाद, उनके एविडेंस के बाद, उनके प्रूफ, हैंड्स प्रूफ के बाद हमें चीजें मिली हैं, तो हमारे लिए उनको पढ़ना बहुत इजी है। तो कह रहे हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है चीजों को समझना, परंतु हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, उस चीजों पे फोकस करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो वहां पर हमें कह रहे हैं ना कि कॉइन्स मिले, इंस्क्रिप्शन मिले, टेक्स्ट मिले, तो बस यही कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पर हमें मिली है। मैं ये नहीं कह रहा ये वहीं से मिले हैं, अलग अलग टाइम लैप्स या फिर अलग अलग जगहों के बारे में मैंने बताया कि वहां के कुछ कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन है, और कुछ अदर कॉइन्स है जो दूसरी जगहों से मिले। टाइम एरिया जो है, वो टाइम पीरियड जो है वो लगभग आपका सिमिलर है। और अगर हम चीजों को देखें और दोनों में क्या लगाएं, डिफरेंस करें, तो देखो ये जो है वो उस टाइम के शायद थोड़ा बाद मिले, जहां पर जो किंग हुआ करते थे उनकी जो आइडेंटिटी है वो क्लियर हो रही है। और यहां पर अगर आप देखो तो अशोक के सिक्के है ना, बिल्कुल प्रचलित सामने पड़े हैं, उनके अशोक के अभिलेख हमें सामने पड़े हैं। सर अशोक की बात कहां से आ गई, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो पहला सम्राट होने के अवशेष मिले हैं, है ना, अशोक के धम्म का, प्रियदर्शी जिसको कहा गया, और साथ ही साथ जो सबको डाउटफुल लगता है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का ट्रांसलेशन किया था, वो कैसे किया था, है ना, वो सब इसी चैप्टर के अंदर है। बहुत सारे डाउट्स हैं जो आपके क्लियर होने वाले हैं ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि चीजों में डिफरेंस देखो, ये है बाद के सिक्के और ये हैं उनसे पुराने, इनसे भी पहले वाले सिक्के और वहां के इंस्क्रिप्शन। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि वहां पर हमें उन वहां के किंग के, रूलर के तो मिले, डायग्राम मिले, उनकी छवि मिले, परंतु यहां पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता, है ना। तो सबसे पहले हमें इसी डिफरेंस को समझना होगा। देन आफ्टर दैट चलते हैं नेक्स्ट। बात आ रही है प्रिंसिप की। जो पहला जो था हमारे पास वो आर्टिकल था, आर्टिकल इन द सेंस कि पूरे चैप्टर का छोटे से अंत में समझाया गया कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या 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 है और कहां से हमें शुरू करना। हमें शुरू बिल्कुल वहीं से करना है जहां से हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म किया था। 3 बुक है, तीनों की तीनों जो अपने आप को है वो रिलेट करती है, बिल्कुल 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। और अगर आपने तीनों बुक कंप्लीट कर ली है तो बाय गॉड इतना मजा आएगा आपको हिस्ट्री के अंदर की एंट्री इतनी इंटरेस्टिंग आपने शायद आपने कभी पढ़ी ना हो। सो प्रिंसिप एंड प्रियदर्शी, ये दो नाम ऐसे हैं जहां से पॉलिटिकल स्टडी जो है वो शायद स्टार्ट हुई थी या फिर एक नया मोड़ ले लिया था हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट ने। अब वो देखो इतनी सीखी कि हमने यहां तक हमने देखा कि हमें सिक्के पता लगे, कुएं पता थे, और वहां का जो स्ट्रक्चर था वो हमें पता था कौन से टाइम के बीच में 600 टू 600 BCE टू CE, जिसमें अर्ली स्टेट और वहां की इकोनॉमी। और अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो याद रखना वहां की पॉलिटिकल के बारे में भी हमें क्या बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। वहां पर किसान होंगे, टाउन होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। देन
अब ये प्रिंसेप और प्रियदर्शी का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था जिसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, याद रखना है, दो लिपियां थी। पहला था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, उसको पढ़ना सीख गया था या फिर उसका ट्रांसलेशन करना सीख गया था। और प्रियदर्शी वो जो है ये सम्राट अशोक के लिए नाम यूज हुआ है। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। बहुत सारे अभिलेखों में, जो ब्राह्मी लिपि में अभिलेख थे, उनमें सम्राट अशोक को प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। तो वहीं से ये छोटी टॉपिक है जो अपना स्टार्ट हो रहा है। देन सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट इन इंडिया एपिग्राफी टुक प्लेस इन द 1813। 1830 तक आते आते एपिग्राफी है वो क्या हो गई थी, अपनी जगह बना चुकी थी। देन दिस वाज व्हेन जेम्स प्रिंसेप, नाम आपको याद रखना है, 1830 का दशक ऐसा था कि तब जेम्स प्रिंसेप ने कमाल कर दिया था। कमाल इन द सेंस की एक उम्र में ये छोटे थे, अपनी यंग एज में ही उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया था और दुनिया के सामने बहुत सारे नए राज खोल दिए थे। सो एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी। किसको बताया था? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में ये सक्षम हुए थे। सो टू स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, पहले के अभिलेखों और सिक्कों में इन्हीं अभिलेखों द्वारा लिखावट जो है वो उपयोग की गई थी। देन ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ दीज मेंशन ए किंग रेफर टू एज प्रियदर्शी, मीनिंग प्लीजेंट टू बी हॉल्ड, मतलब कि चहेता, प्यारा, ऐसा कुछ होना। देयर वर ए फ्यू इंस्क्रिप्शन विच आल्सो रेफर टू द किंग एज अशोका एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नॉन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट। मतलब कि अशोका जो है इतने फेमस रूलर रहे थे जिनका एविडेंस जो है उनके इंस्क्रिप्शन के अलावा बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, उनमें भी उनका जो है वर्णन, डिस्क्रिप्शन जो है वो मिला है। और पहले के जब अर्लीस्ट जिसको इंस्क्रिप्शन की हम बात करेंगे तो ब्राह्मी, खरोष्टी या फिर संस्कृत जैसी लिपियों में वो लिखा गया था और समय के साथ वो बदलते रहे। अगर मैं बात करूँ सिंपल सा, इस बुक में आपको बता रखा है कि अगर हम देखें कि आज सामान्य रूप से हम अ को इस प्रकार से लिखते हैं, परंतु पहले अ को कुछ इस तरह से, फिर उसको कुछ इस तरह से ऐसा लिखा जाता था, है ना। तो यहां से शब्दों को लिखने का तरीका भी बदला है। तो जाहिर सी बात है, अगर तरीका बदला है तो उनका मीनिंग भी कहीं ना कहीं बदला होगा। तो उसी का अध्ययन तो है जेम्स प्रिंसेप ने इन दोनों को डिसिफर्ड किया था। करेक्ट। अब आप ये जो फोटो देख रहे हैं कि एक तो चलो हमें जेम्स प्रिंसेप की, दूसरी किनकी है? दूसरी है जेम्स प्रिंसेप के जो गुरु थे उनकी। वो इंडियन गुरु थे, इंडियन थे और ब्राह्मण थे जिन्होंने इनको पढ़ना सिखाया था, बहुत सारी लिपियों का ज्ञान। और आज हम क्या करते हैं, हम सिंपली कह देते हैं कि हमारे पास या तो रिसोर्सेज नहीं है या सिखाने वाला कोई नहीं है या फिर हम कैसे सीखें। परंतु अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाएं तो हम पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो है इतने क्रेजी थे चीजों को सीखने के लिए। सिर्फ इंडियंस ही नहीं, बाहर के फॉरेनर्स जितने आए भारत के अंदर, उनको बस ये बची हुई थी कि हमें भारत की जो एंशियंट लैंग्वेज है उनको सीखना है। जेम्स प्रिंसेप को ही देख लो, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का उन्होंने ट्रांसलेट किया था, परंतु उससे पहले उन्होंने काफी लैंग्वेजेस सीखी थी, पढ़ना सीखा था। क्योंकि ये जो तरीका है, इन द सेंस कि इन्होंने कैसे किसी लिपि को पढ़ना या फिर समझना सीख लिया, इसका रीजन था कि इन्होंने पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज की स्टडी करी है। तो अगर हमें उर्दू आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो अगर तीनों में से कोई लैंग्वेज का एक ऐसा वर्ड है जो आधा दो लिखा हुआ है, तो क्या हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे ना? बिल्कुल, हम में वो एबिलिटी होगी कि हम उस एक लेटर को, एक वर्ड को, एक सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाए कि वो किस तरह से करेक्ट हो सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही जेम्स प्रिंसेप ने अपना योगदान इस लिपि के अंदर दिया है। So this gave a new direction to investigations into early Indian political history as European and Indian scholars used inscription and text composed in a variety of languages to reconstruct the languages of major dynasties that had ruled the subcontinent. अब देखो, सीधी सी बात है कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट किया था,
स्टार्ट किया था, हमने क्या देखा था, हमारे पास एविडेंस कितने थे जो फिजिकली अवेलेबल हो, यानी जो दफनाए गए हों, वो जो उनके टूटे फूटे बर्तन थे, सिक्के थे, मोहरे थी, सील्स थी, है ना, वही सब थी। तो उनसे हमने अंदाजा लगा कि ऐसा 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 रहा होगा। और कुछ जो उनके बोन्स के, लकड़ियों के, या फिर जो जूलॉजी एविडेंस वाले मिले हमें, उनसे पता लगा भी हाँ ये सब हुआ था। समय के साथ हमने उस टाइम को पढ़ के अपना फिनिश किया। फिर हम जब उससे आगे पढ़े कि भाई उस टाइम से हम क्या करें, एक पर्टिकुलर एक टाइम चूज किया था हमने, उस टाइम से हम प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हमने जो हिस्ट्री वाला पढ़ा था, सभ्यता, एक सिविलाइजेशन पढ़ी थी हमने, एक उस पीक टाइम से हम किसकी तरफ चल रहे हैं, हम चलेंगे प्रेजेंट की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे, प्रेजेंट की तरफ चलेंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर हम पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, है ना। अब एनसीईआरटी का ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीजें ऐसी बीच में ऐसी फैक्ट बता दिए जाएं कि जो उस टाइम लिमिट को या तो आगे या पीछे कर देते हैं, है ना। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपके भले के लिए, इन द सेंस कि अगर उस बिना पे हमें कोई चीज जाननी जरूरी है तो हमें वहीं पे रख के वो बताएगा कि हाँ ध्यान से सुनना कि ऐसा हुआ था। जैसे हम नॉर्मली अगर आप और मैं बात करें, है ना, पढ़ाता मैंने जेम्स प्रिंसम की बात करी, बात करते करते मैंने उसमें क्या बताया आपको कि हाँ उसने लैंग्वेज सीखी थी, और सीखने के साथ सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे फॉरेनर्स ऐसे थे जो विदेशों से भारत में आके लैंग्वेज सीखते थे, है ना। तो अगर मैं बात करूं और एंशिएंट में जाऊं अगर थोड़ा, तो जिस टाइम पे भारत में एजुकेशन सिस्टम शायद दूसरी कंट्रीज में नहीं था, उस समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो पूरे विश्व स्तर पर वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा था। और उसका एडमिशन प्रोसेस इतना शानदार था कि वहां पर दरबान खड़े रहते थे और उससे कुछ सवाल पूछते जो भी पढ़ने आता, है ना, उसी सवालों से तय होता कि वो वहां एडमिशन लेगा कि नहीं लेगा। बहुत बड़ी लाइब्रेरीज होती थी, बहुत सारे वहां गुरु थे, और सिर्फ यूं नहीं कि वहां पर सिर्फ वेद थे, बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उन सभी के इतने अथाह भंडार थे कि जीवन खत्म हो जाए परंतु ज्ञान जो है वो समाप्त ना हो, है ना। तो ये बात क्या थी, ये थोड़ी सी टॉपिक से रिलेटेड तो थी परंतु उस टाइम को बिलोंग नहीं करती जो हम अभी पढ़ रहे हैं। बस ऐसा हो सकता है हमारे साथ। तो अभी यहां क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने प्रिंसेप ने एक नई लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को, तो उसमें लिखे हुए टेक्स्ट जो है वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, है ना, रीड कर पाए, और हमें पता लगा कि आहा उसमें लिखा क्या था। जो जनरली मैंने बताया आपको कि इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है कि भैया किसी राजा ने कोई भूमि दान दी, अपने नगर में कोई कार्य करवाया, या फिर अपने कोई रूल्स जो हैं, अपना जो संविधान बनाया उसके जो रूल्स हैं कि तुम्हें इस राज्य में रहने के लिए राजा के कौन कौन से नियम मानने हैं, उसी के आधार पर उन्होंने सारे इंस्क्रिप्ट करवाए थे, है ना। वो चाहे वो चौराहे पे लगवाए, अपनी महल पे लगवाए, या फिर किसी कोई स्पेशल ओकेजन हो तो किसी को भूमि दान में दी, किसी ब्राह्मण को गाय दान में दी, तो उसके भी अवशेष वहां मिले हैं। इतना समझ में आया। देन उसके बाद इस पूरी चीज ने इस इन्वेस्टिगेशन को नया एक पूरा का पूरा मोड़ दे दिया कि जहां पर हम सिर्फ हड्डियों को बारे में देख रहे थे, अब हमारे पास क्या होंगे, टेक्स्ट होंगे, बकायदा हम पढ़ेंगे उन चीजों को। और अगर कोई चीज सामने आई तो सिर्फ वो इकोनॉमिकली नहीं, ज्योग्राफिकली नहीं, पॉलिटिकली नहीं, बल्कि सारे लेवल पे हमें बताए कि वहां की सोशल लाइफ कैसी रही होंगी। देन और जैसे ये हुआ ना, तो हिस्ट्री एज ए यूरोपियन and Indian scholars use inscription and text composed in a variety of language to reconstruct the language of major dynasties that had ruled the subcontinent। और इस उपमहाद्वीप में जितने भी रूलर्स आए उन सब के बारे में पढ़ना इंडियन और यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे कि हमने देखा कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर हमने देखा जब उनके टेक्स्ट मिले थे तो जो जनरली यूरोपियंस थे उनका बहुत ज्यादा क्रेज उन इंस्क्रिप्शन में पढ़ने में था, उस हिस्ट्री को पढ़ने में था कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, है ना। पर एक टाइम के बाद थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो चीज वो खोज रहे थे पर उन्हें वो नहीं मिली, बहुत सारी चीजें वहां नहीं मिली है, तो एक तरह का इंटरेस्ट जाग रहा है। देन एज ए रिजल्ट द ब्रॉड contours of political history were in place by the early decade of the 20th century। और 20वीं शताब्दी तक हमने देखा कि वहां का जो पॉलिटिकल रूलर था कितना स्ट्रॉन्ग, किस तरह सा था मतलब। So subsequently scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there were connections between political changes and economic and social developments
It was soon realized that while there were links, these were not always simple or direct. कि जब हमने पढ़ना शुरू किया है कि हाँ ऐसा रहा होगा, तो पता तो चला कि ये जो सारा प्रोसेस था इसका पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और एक सोशली कनेक्शन तो था तीनों में, कि हाँ कि जहां की सोशल लाइफ कैसी है वो उनके इकोनॉमिक पर डिफर करेगी, और इकोनॉमी और सोशल है वो उनके पॉलिटिकल रीजन पर डिफर करेगा, परंतु जो कनेक्शंस थे मिले जरूर, डायरेक्ट कभी नहीं मिले। इन द सेंस कि हमें सामान्य तौर पे कभी पता ही नहीं लगा कि अच्छा ऐसा होता हुआ। हमने जो स्टडी की वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी और उसके जो कनेक्शंस हैं वो थोड़े डीप मिलते हैं कि हाँ अगर ऐसा वहां हुआ है तो शायद उस टाइम पीरियड में ऐसा रहा होगा, इन द सेंस कि उस टाइप के हमें कनेक्शन मिलते हैं। तो आगे हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता लगने वाली, जिसमें महाजनपद आएंगे, मगध साम्राज्य आएगा, मौर्य साम्राज्य आएगा, और कहा जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य था ना इतना स्ट्रॉन्ग, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग था, जिसमें हमने देखते हैं कि चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, जो आज वर्ल्ड वाइड लेवल पर उस बुक के कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किए जाते हैं, चाणक्य की नीतियां जो है वो यूज की जाती हैं। और अगर एक सिंपल पर्सन को एक बेस्ट, एक एवर मैड में एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में जाना है तो वो बहुत सारी चीजें जो वहां से हेल्प करती है। और वहां का जो पॉलिटिकल एक कॉन्सेप्ट है कि चाणक्य ने किस किस तरह की नीतियों से साम्राज्य को बनाया था, फिर कौन सी इन सब की शुरुआत कहां से आई थी, इसकी स्टोरी भी है, तो वो सब हम धीरे धीरे वो चीजें देखने वाले। सो अभी तक हमने ये देखा कि भैया जेम्स प्रिंसेप आया था, उसने ऐसा पढ़ा, इस प्रियदर्शी का मीनिंग निकाला, और वो थोड़ा मीनिंग था एक इफेक्टिव व्यू हुआ क्योंकि हमें बौद्ध ग्रंथों में उसके अवशेष मिले। और जैसे ही उसने भाई साहब ने क्या करा, इसको ट्रांसलेट करना शुरू किया, तो इसकी स्टडी जो है वो वाइड हो गई, बहुत सारे लोग क्रेजी हो गए इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि एक होता है ना क्या नई नई चीज पता लगी है, चलो एक्सप्लोर करते हैं, तो वही वाली बात यहां हो गई है। देन इंस्क्रिप्शन, अब हमने यहां इंस्क्रिप्शन की बात करी है, अभिलेखों की बात करी है, तो ध्यान रखना अभिलेख कौन से हैं, जो पत्थरों पर लिखवाए जाते हैं। इस पर पत्थरों पर लिखवाए जाते हैं, तो उसके लिए प्रोफेशनल चाहिए, क्योंकि राइटिंग अगर गंदी होगी तो राजा गला काट देगा, काटेगा नहीं काटेगा, काटेगा बिल्कुल। तो अब ये मान के चलो कि जहां वो लिखने वाले थे तो वो अपने टाइम के प्रोफेशनल्स थे, है ना, तो राजा सिर्फ प्रोफेशनल्स को ही हायर करता था, अदरवाइज फ्रेशर्स को वो हायर नहीं करते थे, ठीक है। और अगर फ्रेशर्स कोई था तो वो अपने आप पे इतनी मेहनत करता था कि वो एज ए प्रोफेशनल ही इंट्रोड्यूस्ड हो। देन इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल और पोट्री। शायद ये आपको पता भी होगा कि अभिलेखों का मतलब क्या होता है, कि किसी हार्ड सरफेस पे खुदाई करके या फिर खोद के लिखा गया हो, है ना। अब घर की जो नंबर प्लेट होती है, नेम प्लेट होती है, नंबर प्लेट तो क्या होगी, नेम प्लेट ही होगी, तो वो जनरली थोड़े टाइम पहले पत्थरों पे इंक्लूड करके लिखवाते थे, है ना। और अब थोड़ी मॉडर्न आ गई है तो प्लास्टिक की होती है, पीछे लाइट जल रही होती है, रात को लाइट ऑन कर देते हैं तो घर की नंबर प्लेट दिखती है ना, तो वैसे ही करके था। तो ये चीज आपके लिए नई नहीं है, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो फिर भी हम एक बार बता देते हैं जिन बच्चों को ये नहीं पता। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं भैया, पत्थरों पर खुदे हुए अक्षर। सो दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज और आइडियाज। अब यूं तो नहीं है कि भाई एक वहां हिस्ट्री में दीपक सर थे, उनका मन किया कि भैया इस बच्चे को मैंने 200 रुपए उधार दिए, फिर उससे मैंने 500 रुपए फीस ले ली, उसका भी मैं लेखा जोखा ले लूं, है ना। तो छोटी मोटी बातें या फिर छोटी मोटी चीजें वहां पर नहीं लिखी जाती थी, ये बात को याद रखना, है ना। यूं नहीं है कि यार चल तेरे को तेरा नाम लिख दे तो मेरा मन कर रहा है, कॉपी में लिख दिया तो उस पर पत्थर पे लिख दिया, ऐसा नहीं था। पत्थरों पर बहुत ज्यादा जरूरी चीजें थी जो एक उनकी या तो अचीवमेंट हो या उनकी कोई स्पेशल एक्टिविटी हो जो बतानी जरूरी है, या फिर उनके आइडियाज जो वो चाहते हैं कि इंप्लीमेंट हो, वही सब वहां लिखा जाता था। सो उस बिना पे ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें उनका एक एक मीनिंग जो है वो पता हो। हु कमीशन्ड देम एंड इंक्लूड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग और डोनेशंस मेड बाय वुमेन एंड मैन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और उनके जैसे कि दिए गए दान दक्षिणा, किसी व्यक्ति को दिए, किसी महिला को दिए, या फिर किसी ब्राह्मण को कोई गाय दान कर दी, है ना। तो उन प्रकार के अवशेष और तरीके जो हैं वो पत्थरों पर खुदवा कर नगर में रखे जाते थे कि भैया इस दिन ये संगठन है, आपको आना है, और इस दिन ये होगा। इंस्क्रिप्शन आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड, सम ऑफ विच कैरी डेट्स।
कुछ में तारीखें भी मेंशन्ड हैं, अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी। अब पैलियोग्राफी ये सिस्टम है जहां पर पत्थर की जो उम्र है वो तय की जाती है, एंड और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग विद अ फेयर अमाउंट ऑफ precision. For instance, in 250 BC, the letter A was written like the by C, 500 C it was written like this. So देखो, अब जैसे यहाँ पर A की है ना, तो सीधा यहाँ पर अक्षर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, जो टाइपराइटर है या फिर कीबोर्ड है वो उस अक्षर को नहीं लेता। तो मैंने आपको सिंपली क्या बताया था कि अक्षरों को किस तरह का लिखा जाता होगा। अभी मैंने आपको यहां बताया कि अगर कोई 225 CBC पहले किसी अक्षर को हम अगर ऐसे लिखते थे और कुछ टाइम बाद उसको ऐसे लिखने लगे जो कि हम प्रेजेंट में ऐसे लिखते हैं, तो क्या हो गया, तीनों की लिखावट क्या होगी, अलग अलग होगी। तो बस वही हमें दिखा रहा कि 285 से पहले ऐसे लिखते थे, फिर 500 पहले लिखने लगे और प्रेजेंट में हम वैसे लिखने लगे। तो चीजों को क्या हो रहे हैं, चीजों को और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो है ये एक तरह का एग्जाम्पल है आपके पास इंस्क्रिप्शन का, कि इंस्क्रिप्शन पे सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं होते थे, कभी कभी वहां पर एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार करके एक गुडी हुई या फिर मूर्ति या फिर चलचित्र जो है, चलचित्र तो नहीं कहूंगा, सिर्फ चित्र गाड़े जाते थे और इस प्रकार से इनक्रिप्ट किए जाते थे, लगता था कि जैसे मूर्ति हो, है ना। देन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृतिक। अब प्राकृतिक क्या बोलते हैं, देखो प्राकृतिक बोलने में एक प्रकार की भाषा है, क्या है, भाषा है। कहा जाता है कि जितने भी लैंग्वेज है जो पढ़ नहीं पाए, है ना, और पहले वाले जो फर्स्ट एविडेंट जितने भी इंस्क्रिप्शन थे वो कहते हैं वो प्राकृतिक भाषा में है, अर्थात कि प्राकृतिक लैंग्वेज डिनोट कर दिया गया उसको नाम, वो उस लैंग्वेज में है। एंड नेम फॉर लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोग द्वारा, प्रकृति भाई नेचुरली है। सो नेम ऑफ रूलर सच एज अजातशत्रु एंड अशोका, अजातशत्रु एंड अशोका नॉन फ्रॉम प्राकृतिक टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन। तो अगर देखा जाए, अगर आपको पूछा जाए कि प्राकृतिक जो लैंग्वेज है वो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई या फिर इनके द्वारा कौन से रूलर्स को जाना जाता है, तो पहला नाम हमें याद रखना है प्रियदर्शी। कौन था, अशोक था, है ना, लोगों का चहेता, लोगों का प्यारा प्रियदर्शी, है ना। कहते देवों की भांति बहुत सारे उनके तारीफ में जो है वो शब्द लिखे गए हैं, वो भी हम देखेंगे क्या क्या लिखा गया। देवों के समान, देवाना प्रिय भी लिखा गया है ना, कि देवताओं को जो प्रिय है, जो देवताओं के समान है, वहां तक की उपाधियां उन अशोक जी को दी गई हैं। सो देन अजातशत्रु, ये दो रूलर्स हैं उस टाइम के जहां कहा जाता है कि प्राकृतिक लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई होंगी। देन हैव बीन स्पेल्ड इन देयर प्राकृतिक फॉर्म्स इन दिस चैप्टर। सो यू विल आल्सो फाइंड टर्म इन लैंग्वेजेस एज पाली, Tamil, Sanskrit, which too were used to write inscription and text. It is possible that people spoke in other language as well, even though these were not used for writing. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लैंग्वेज जो थी वो यूज की जाती होंगी। तो एक मूवी है कश्मीर टू कन्याकुमारी, जिसमें है ना एक सीन आता है जब शाहरुख खान वापस घर की तरफ दीपिका को लेकर भाग जाता है, तो वहां जंगल में खो जाता है, तो उसे एक टिंगू सा एक आदमी मिलता है ना, जो ऐसे करके बात करता है ना। तो वहां पर वो दिखाया गया कि जो वो व्यक्ति था वो एक अलग ट्राइब का था और वो ऐसी लैंग्वेज थी जो शायद हम अभी यूज नहीं करते, तो करके वो बात करते थे, उनका वही साइन लैंग्वेज है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता होगा, तो वो एक पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि हाँ, अगर इस समय पर कुछ लैंग्वेज हमें नॉन है, कुछ हमें एविडेंस मिले हैं, तो जरूर कोई ऐसी लैंग्वेज भी रही होंगी जो बेसिक व्यवहार में या फिर कन्वर्सेशन में लोग यूज करते होंगे, परंतु वो टेक्स्ट में नहीं है। करेक्ट। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, है ना, तो हमें यहां सबसे पहले वो एविडेंस मिल जाते हैं, जैसे कि राजस्थान की बोली मारवाड़ी है। तो होता ना कि एक भाषा जो हम लिख सकते हैं, दूसरी वो बोली जो हम लिख तो नहीं सकते, परंतु हर 1 किलोमीटर के बाद वो बोलियां जो है वो बदलती रहती है। तो मैं बात कर रहा था, हाँ, राजस्थान में जैसे मारवाड़ी बोली है, परंतु क्या है, अगर आप हर 1 किलोमीटर के बाद जाओगे तो बोलने का तरीका, जो लहजा है वो बदल जाता है ना। तो वो यूं तो नहीं कि हम हर एक चीज को पन्नों पे उतार सके, है ना। तो उसके लिए एक बड़ा सा प्यारा सा जोक चलता है स्कूल के अंदर कि भाई तेरे को लिखना आता है हिंदी? कि हाँ आता है। कि चल इसको लिख के दिखा, चल भैंस। अब वो चल भैंस तो लिख देगा तो को कैसे लिखेगा वो, है ना। तो इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड नहीं है,
है ना। तो ऐसी ही कुछ चीजें जिनको शायद लिखा जा सकता होगा और कुछ को लिखा नहीं जा सकता होगा। सो यूज फॉर राइटिंग। देन आफ्टर द अर्लीस्ट स्टेट, अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के, भारत के उन अर्लीस्ट स्टेट की जहां से ये शब्द पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक, ये सब शुरू हुआ था, है ना। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमें सिर्फ एक अनुमान सा लगता कि हाँ होता रहा होगा, परंतु यहाँ के हम श्योर हैं कि हमारे पास जितने भी एविडेंस है वो रिटर्न है, हैंस प्रूफ्ड है और लिखे हुए साक्षात कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, है ना। उसकी उनको प्रूफ करने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी स्टडी कर चुके, वो वेरीफाई कर चुके, और वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने वो परोसा गया खाना है जिसे हमें पढ़ना है और अपने दिमाग के कोने में सेव करके रख लेना है, क्योंकि ये हमारे आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले, और हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने भारत की इतिहास को और उसकी संस्कृति को जाने। सो अर्लीस्ट स्टेट द 16 महाजनपदास। तो अब से पहले शायद आपने जनपदों के नाम सुने हो, जनपदों के बारे में सुना हो, परंतु अब जो है हमें पर्टिकुलर पता होना चाहिए कितने जनपद थे। 16 महाजनपद थे, और कौन कौन से जनपद थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। सारा हमारे पास मैप है, ये मैप अलग से नहीं ले चुका हूं मैं, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर कभी भूल जाओ, वीडियो आपके पास है, बुक आपके पास है। सो स्टार्ट। भारत के महाजनपद, अब ये इनमें 2-3 तरह की बाउंड्री लाइन है, वो मैं आपको बता दूंगा। सो द 16th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history। कौन सी? 16वीं शताब्दी में मेजर टर्निंग पॉइंट आया। सो इट इज एन एरा एसोसिएट, 16वीं शताब्दी में ये सब चीजें मेजर पॉइंट आया था, टर्निंग पॉइंट आया, एंड इट इज एन एरा एसोसिएट विद अर्ली स्टेट सिटीज, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एक्सेट्रा। यानी इस एज में सिंपल सा अगर मैं कहना चाहूं तो जो पॉलिटिकली सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एसोसिएट हो गई थी एक पूरी सोसाइटी के साथ। तो पॉलिटिकल रीजन मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर्स, है ना, पुलिस, इकोनॉमी, बिजनेस, मारधाड़, राजा, सत्ता, पावर, है ना, और लग्जरियस लाइफ। तो वो सब चीजें जो हैं वो इस टाइम पे आते ही क्या हो चुकी है, एक वेल सेटल्ड मैनर में आ चुकी है। मतलब अगर कोई राजा है तो उसका गुरूर मतलब उस 7वें आसमान पे होगा कि वो क्या हो, एकदम राजा वाली वाइब दे रहा हो। तो है ना, यहां से भारत का इतिहास एक टर्निंग पॉइंट में ले रहा है। क्यों? आगे जब अगर हम जाओगे और डीप में अगर जाएंगे तो ऐसे ऐसे राजा महाराजा आएंगे जिनकी शान शौकत के नजरिए अगर आप देखो तो आप देखते ही चौंक जाओगे कि क्या ऐसा गौरवशाली भारत का इतिहास रहा है। बिल्कुल रहा है, तो हमें पढ़ने की जरूरत है बस। सो ये ऐसा एक टाइम आ गया था जो किसके साथ एसोसिएटेड हो, अर्ली स्टेट के साथ। तो वहां की सिटीज हैं, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, जहां पर लोहे का यूज होना शुरू हो गया था। लोहे का यूज मतलब गोला बारूद, तलवार, हथियार, सब कुछ। एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, सिक्कों का भरपूर उपयोग, मौर्यकालीन सिक्के, अशोक के सिक्के, धम्म का प्रचार, वो सब इसके अंदर आएगा। सो एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और यही वो समय था जहां पर लोगों की जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट था वो बढ़ रहा था, है ना। तो बुद्ध धर्म था, जैन धर्म था, हिंदू धर्म था, उसके अलावा बहुत सारे धर्म थे, और सभी धर्मों की मान्यताएं जो अलग अलग थी, अलग अलग उनके कॉन्सेप्ट थे, अलग अलग उनकी टीचिंग्स थी, और सभी में लगभग एक था कि मानवता जो है वो सर्वश्रेष्ठ है ना, इंसानियत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है कि एक बार अशोक शुरू से ना बहुत ज्यादा क्रूर था, मतलब कि बहुत ज्यादा जाने लेने में, कत्ल करने में सर्वश्रेष्ठ था। मतलब एक अपने राजा की छवि पे बहुत अच्छा था, है ना, मार काट करने से भाई साहब चूकते नहीं थे। तो एक युद्ध में इन्होंने ऐसा हाहाकार मचाया कि जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो अपने आप खड़े देख रहे थे, और वहां किसी बौद्ध भिक्षु ने आके उनको कहा कि राजन देख रहे हो कुछ, ये जो आपने सब कुछ किया है ना ये आपने ही किया है। तो उनको ऐसी शिक्षा दी कि उस दिन के बाद उन्होंने जो हथियार उठाना, हथियार से मतलब संन्यास ले लिया। तो बोला उस दिन के बाद मैं क्या करूंगा, बौद्ध धर्म अपना लूंगा और सबको ही शांति और प्रेम का संदेश दूंगा। तो ऐसे करके कुछ इफेक्टिव टीचिंग्स थी अलग अलग रिलीजन्स की, जब लोगों ने उनको अपना लिया। अब ये भारत का मैप है, मैं आपको पूरे के पूरे 16 जनपदों के नाम बताऊंगा, लिख लेना, ट्रिक बना लेना,
क्योंकि ये चीजें आपके हमेशा काम आएगी, है ना। और अगर ऐसा हो ना कि प्रेजेंट टाइम में आप उन चीजों को रिलेट कर पाओ तो बहुत मजा आएगा, इन द सेंस कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना, अगर कोई व्यक्ति इस एरिया से मतलब कि दिल्ली, बिहार, पटना इस तरफ से है, तो अगर उनका एंशिएंट नाम है कोई, जैसे कुरु है, पांचाल है, कोसला है, मलास है, अगर हम बोले कि हाँ मैं वहां से हूं, तो उस अगर पर्टिकुलर नेम को अगर आप उससे कनेक्ट कर दोगे ना, तो आपको चीजें बहुत इजीली याद हो जाएंगी। और जीके में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किस रीजन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, है ना। तो हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट है आपके हमेशा काम आएंगे। तो मैं बात कर रहा था जनपदों की, शुरू करें। तो पहला जनपद देखो, कंबोज जनपद। कौन सा था? कंबोज। फिर गंधारा, जिसको गंधार कहते हैं, ठीक है। तीसरा था कुरु, चौथा था पांचाल, पांचवा कोसाला, 6 सूरसेना, 7 मत्स्य जनपद, 8 वत्स जनपद, 9 मलास जनपद, 10 अवंती जनपद, चेदी जनपद, वृज जनपद, अंग जनपद, मगध जनपद, काशी जनपद, अश्मका जनपद। एक जनपद है, वो कहां रह गया? अंगा, वृज, काशी, मला, कोसला, पंचाल, सूरसेना, मत्स्य, अवंती, चेदी। ओके ओके ओके। तो मैंने क्या करा, 11 है ये, 12, 13, 14, 15 और ये 16, मतलब पूरे हैं। तो मैंने एक वापस रिपीट कर दिया था ना 11 को। तो ये 16 महाजनपद हैं जिनकी ताकत अपने एक सर्वोपरि थी, और जो ऑल ओवर इंडिया का जितना ये एरिया आपको कलर्ड में दिख रहा है, उस पूरे को मेंटेन किए हुए थे, मतलब पावर इनके हाथ में थी। इट मीन्स कंबोज, गंधार, कुरु, पांचाल, कोसला, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, चेदी, मलास, मगधा, अंगा, अश्मका, ये सारे 16 जनपद थे जिनके नाम आपको याद रखने हैं, अभी से अभी लिख लेना। देन उसके बाद आता है अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन अमोंग अदर थिंग्स 16 states known as महाजनपदास, although the list varies, some names such as Vaji, Magda, Kosla, Kuru, Panchal, Gandhara and Avanti occur frequently, but clearly these were among the most important महाजनपदास। क्यों? क्योंकि ये 16 जनपद ऐसे थे जिनके शासक का रुतबा कह दो, उनकी शानो शौकत कह दो, और उनकी पावर्स और उनके पॉलिटिकल सिस्टम कह दो, वो सारे ही अपने पीक लेवल पर थे। तो अगर किसी को संधि करनी होती तो ऐसा नहीं है कि भारत में फिर कोई दूसरा आके आक्रमण कर दे, नहीं ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्ट्रॉन्गेस्ट एवर जो कंट्रोल रहा था इस समय पर, वो चाहे धर्म का कह दो, वो चाहे पॉलिटिकल राइट्स का कह दो, वो चाहे सोशल लाइफ का कह दो, वो चाहे इकोनॉमिकली कह दो, तो पूरा एक फल फूलने वाला भारत तो इस समय हमें देखने को मिलता है ना। तो ये जो है ये बौद्ध टेक्स्ट हैं जिनमें उन रीजन के बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं कि कौन सा रीजन किस तरह पे था, और जो नेम है वो शायद टाइम के साथ प्रेफर कर रहा हूं, कुछ वजी है तो वज हो जाए, मगधी है तो मगधा, मगध ऐसे हो जाएं, परंतु जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन थे इस टाइम के वो ये 16 जनपद थे, है ना, वो आपको याद रखना है। Then which were the areas where states and cities were most densely clustered? अब की कौन सी सिटियां कहां कहां बसी हुई है वो आपके सामने मैप है। मैप इन द सेंस कि ये भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की तरफ तो पूरा खाली पड़ा है ना। अब इसमें कौन कौन से क्लस्टर्ड एरियाज है, सिटीज है, वो मैं बता देता हूं आपको। जो ठीक है वो आपके सामने देखो, इंद्रप्रस्था, अहिचल छत्र, कुशाग्रा, शिवष्ठी, काशी, कौसंबी, वाराणसी, वैशाली, मगधा, राजगीर, चंबा, उज्जैना, ये तक्षशिला, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपने सुना होगा, है ना, वो इसी के नाम पे रखा गया है। तो ये मोस्ट डेंस सिटी थी जहां पर लोगों का घनत्व या फिर सामाजिक घनत्व बहुत ज्यादा था, मतलब कि इकोनॉमी कह दो, जनता कह दो, या फिर वहां का शासन दे दो, है ना। तो ये मैप के सामने आपके सामने, तो ये दो मोस्टली इंपोर्टेंट मैप है जहां हमें एक 16 जनपदों के बारे में बताया गया है और कुछ
मोस्ट डेंस सिटीज जो है वो हमें यहाँ पता चलती है, वो इस मैप के अंदर। मैप में स्केल नहीं है, मैप पुराने तरीके से बताया गया, तो ये तो कोई सवाल उठाना मत कि हाँ सर ये मैप गलत है वो गलत है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपको पढ़ाने के लिए है ना। क्योंकि बहुत से तुरुम खान ऐसे आते हैं कि सर आपने मैप गलत ले लिया, सर आपने इसका रेशियो सेट नहीं किया, सर ये मैप स्केलिंग नहीं है। तो ये चीजें मैं पहले ही बता दूं, जब आप हिस्ट्री की स्टडी करो है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है कि मैप स्केल नहीं होंगे, मैप का टाइम जो है वो आपको सेटअप नहीं होगा, और शायद चीजें थोड़ी अलग हो। क्यों? क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ना कि करंटली 2024 के पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं, या फिर ना उनके पॉलिटिकल मैप की बात कर रहे हैं। ओके, while most Mahajanapadas were ruled by kings and some known as Ganas, Sangas and Orkachis were power was shared by a number of men often collectively called Rajas, and both Mahavira and the Buddha belong to such Ganas। तो देखो सीधी सी बात है, किंग के अलावा जो गण है, संघ है और ऑलिग्रेचिस है, ये वो काउंसिल के मेंबर होते थे जिनको राजा यानी किंग के द्वारा सेलेक्ट किया जाता था, एक टेरिटरी और एक रीजन दे करके, भैया आप लोग जो है वो संभालो और वहां के जो टैक्स वगैरह है वो यहां तक है ना, या फिर उनके अंडर में, या फिर कोई युद्ध में हारे हुए उनके अलावा। और उनको कलेक्टिवली अगर बोले तो राजा भी आप बोल सकते, तो जिनमें महावीरा और बुद्धा दोनों जो है वो इन गणा से बिलोंग करते। तो महावीर एंड भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों के कक्षाएं इन गणों के, या फिर ये गण जो थे इन दोनों के सानिध्य में रहते थे। So in some instances, as in the case of Vaji Sangha, the Rajas probably control resources such as land collectively, although their histories are often difficult to reconstruct due to the lack of sources. Some of these states lasted for nearly 1,000 years, मतलब कुछ हजारों साल इनके स्टेट रहे हैं। उनकी स्टडी हमें इसलिए पता नहीं लगती क्योंकि ये जो है महाजनपदा के उन कंट्रोल में आते जहां पर छोटे छोटे राजा जो हैं अलग अलग कार्य करते थे। और ये वज्जी संगा महावीरा के जितने भी ये स्टूडेंट्स थे है ना, इनको स्टूडेंट कहेंगे क्योंकि महावीरा जैन धर्म की जो टीचिंग्स थी वो उनको स्प्रेड कर रहे थे, बौद्ध धर्म की जो टीचिंग्स थी उनको वो स्प्रेड कर रहे थे, तो जिनमें जैन प्रभाव और कई नाम हमें देखने को मिलेंगे जो अपने एक फील्ड के अंदर एक अपर लेवल पे स्टैंड करते थे। उसके अलावा जितने भी लोग थे उनका हमें डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा था हिस्ट्री में हमें वही चीजें इंस्क्रिप्शन मिलेगी जो चीजें एक्चुअल में थी या फिर जो इंपॉर्टेंट रहती थी। इसके अलावा जो भी रहेगा उनको इतनी तवज्जो या फिर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी ना। ऐसा नहीं है कि आज दीपक सर का मन किया पत्थर उठाया दीपक तो लिख दिया उस पर छोड़ दिया, ऐसा वहां बिल्कुल भी नहीं होता था। सो इस बात को ध्यान में रखा जाए। Then each महाजनपदा had a capital city, हर महाजनपद की एक कैपिटल सिटी होती थी which was often fortified, किले द्वारा संरक्षित किया जाता था। और ये बात भी ध्यान में रखें कि प्रेजेंट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कि एक स्टेट होता है, कैपिटल है, सिटीज हैं, बिल्कुल वही यहाँ पे था क्योंकि वहां के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हूबहू बिल्कुल आज प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि वो नीतियां किनकी थी? वो नीतियां उन राजाओं की थी जो अपने समय के एक महारथ थे है ना, जो एक अच्छे पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को मेंटेन किए हुए थे है ना। सो मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल प्रोवाइडिंग फॉर incipient armies and bureaucracies required resources. From c. 6th century BC onward, Brahmanas began composing Sanskrit text known as the Dharma Sutra. क्या हुआ? जिसमें बताया गया कि कौन से व्यक्ति का क्या क्या धर्म है ना। मतलब कि सीधी सी बात है, इन सभी सिटीज को मेंटेन करने के लिए वहां कुछ लोगों को भेजा जाता, सैनिक बोल दो, आर्मी बोल दो। और फिर जब वहां इतनी बड़ी आर्मी जा रही है तो उनके लिए रिसोर्सेज चाहिए होगा, फूड है, सिक्योरिटी है, कपड़े हैं, मतलब जितने भी संसाधन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो उनको प्रोवाइड करने होते थे। सो उसके क्या होता, अलग अलग ब्यूरोक्रेसी, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती थी। और वही समय था 6th सेंचुरी के बाद जब ब्राह्मण जो एक जाति कह सकते हैं हम इसको है ना, जनरल क्राइटेरिया में आती है प्रेजेंट में अगर हम बात करें, और ब्राह्मण जो है वो अपने आप को एक अच्छे लेवल पे स्टेबलाइज कर चुके थे क्योंकि इनका मानना था हम कौन है भाई, हम जो है डायरेक्ट
भगवान के सेवक हैं, या फिर आप कह दो जिनको संस्कृत आती थी, क्योंकि वो समय ऐसा था हर व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता था। तो उस समय जितने भी संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई वो केवल ब्राह्मण ही पढ़ पा रहे थे। और जब ऐसा कहीं होता है कि जरूरी नहीं कि हम सभी पूरी कम्युनिटी को ऐसा बोलना शुरू करते, नहीं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी या फिर जो मोनार्कियल सिस्टम है वो शुरू कर दिया था, इन द सेंस की संस्कृत है सिर्फ मुझे आती है तो बस, किसी दूसरे को नहीं आनी चाहिए, जो मुझसे अदर पर्सन हो या फिर अदर कास्ट से बिलोंग करता हो, फिर अदर रिलीजन का हो। तो अगर मुझे आती है तो मैं मेरे ही परिवार वाले किसी को सिखाऊंगा, ताकि ये जो पावर है संस्कृत पढ़ने की या फिर ट्रांसलेट करने की वो हमारे पास रहे। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ लिखते थे, राजा को सुनाते थे, राजा इंप्रेस होता था, फिर राजा चाहता कि उन्हीं ग्रंथों को वो पब्लिकली क्या करें, उनको सुनाए। तो उनके लिए भी उनको किसकी जरूरत पड़ती थी? उसी व्यक्ति की जिन्होंने उस ग्रंथों की रचना की है, या फिर वो व्यक्ति जो संस्कृत पढ़ना जानता था। तो ऐसे करके ब्राह्मणों ने कौन से ग्रंथ की रचना शुरू की? जिसका नाम था धर्मसूत्र। एंड दिस लेड डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरीज। और यही समय था जब ब्राह्मणों ने क्या किया, अच्छे खासे रूलर्स जो कर रहे थे उनको कुछ ऐसी कड़ियों में बांध दिया जिनसे वो नकार नहीं कर सकते थे। जैसे कि दान दक्षिणा करना, है ना, दान दक्षिणा करना, जीवों की सुरक्षा करना। हालांकि वो नियम बहुत अच्छे थे, परंतु कुछ नियमों में राजा को भी बांध दिया गया था ना। तो कुछ नियमों की जो सिर्फ पावर थी वो सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही थी, है ना, जिनमें लोगों की वो कैटेगरीज तक डिसाइड कर चुके थे कि जी राजा है उसका धर्म ये होता है, वैश्य है जो उसका धर्म ये होता है, शूद्र उसका धर्म ये होता है, क्षत्रिय उसका धर्म ये होता है। जैसे सिंपली अगर बात की जाए तो वो मानते थे कि भाई क्षत्रिय जो हैं वो सिर्फ लड़ाकू हैं, तो उनका काम क्या होता है, एक बॉर्डर पर खड़ा होना है और बाहर आने वाले दुश्मनों से उसकी रक्षा करनी है, ठीक है। उसके बाद कौन आता था? उसके बाद आते वैश्य, जिनका काम नगर में व्यापार यानी इकोनॉमिक सिस्टम को मेंटेन करना देखना होता था। उसके बाद सबसे अंतिम पद में आते थे शूद्र। शूद्र का काम होता था इन सारी कम्युनिटीज की सेवा करना। तो सबसे उनको नीचे स्थान पर शूद्रों को समझा जाता था, करेक्ट। तो वो कुछ ऐसे नॉर्म थे। सो हु वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय रूलर्स वर एडवाइज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशियंस। तो ऐसे ही रूलर्स थे जो उनको कर रहे थे। देन वेर रिसोर्सेस आल्सो प्रोक्यूर्ड फ्रॉम pastorals and forest peoples। अब रिसोर्सेस क्या पूछ रहे हैं, क्या उनसे पेस्टोरियलिस्ट से या फिर फॉरेस्ट पीपल से भी लिए जाते होंगे? क्या ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो एविडेंस हमें मिले हैं वो सिर्फ उन्हीं शासकों के या फिर उन्हीं ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए हैं जो उस वक्त सत्ता में थे। अगर इसके अलावा अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, एक जनरल सोसाइटी की बात करें, तो हमें किसी के भी एविडेंस नहीं मिलेंगे। तो इस बात को हम नहीं कह सकते कि अगर महाजनपद एक अपने पीक पर इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा होगा तो वहां पर उस मिडिल क्लास की या फिर लोअर क्लास की कौन सी कंडीशंस थी हम नहीं बता सकते। बस एक आइडिया लगा सकते हैं जिन पर उनको एक्सप्लेन किया गया है कि उनका काम क्या था शूद्रों का, सिर्फ दूसरे बाकी कैटेगरीज की या फिर उनको सर्विस देना या उनकी सेवा करना था। तो वहां से एक अंदाजा हम लगा सकते थे। हालांकि बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, उनसे भी आइडिया हमें मिलता है। देन we do not really know what we do know it that raids on neighboring states were recognized as a legitimate means of acquiring wealth. Gradually, some states acquired standing armies and maintaining regular bureaucracies. Others continue to depend on militia required more often than not from the peasantry. मतलब कि मैंने अभी कहा कि ऐसे रिसोर्स हमें अवेलेबल नहीं है या फिर ऐसे एविडेंस हमें नहीं है, परंतु जो आर्मी, जो किंग्स पावरफुल होते थे, वो दूसरी कंट्रीज पे वो दूसरी कंट्रीज पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और वहां की जो वेल्थ होती, वहां के जो लोग होते उनको अपने दास में रख लेते और वहां का जितना भी सोना चांदी होता वो अपने राज्य में यूज कर लेते। तो ऐसे एविडेंस मिले जहां पर पावर का यूज किया गया हो, डकैत की गई हो, घुसपैठ की गई हो, मारा गया हो, काटा गया हो, लोगों को गुलाम बनाया गया हो, परंतु ऐसे नहीं मिलते जहां पर फॉरेस्ट से या फिर ऐसे लोअर या फिर मिडिल क्लास के एविडेंस मिलो कि वो ऐसा कुछ करते रहे होंगे। सो फ्रॉम द पीजेंट्री, है ना, ये सारे हमें मिलते हैं। तो आज के लिए हम चैप्टर को करते हैं यहीं पर एंड। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इससे आगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट अमोंग 16 मगध, है ना, इनमें जितने भी 16 महाजनपद थे, सभी जनपदों के बारे में छोटी छोटी चीजें या फिर
बहुत ज्यादा चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि एक इमेजिनेशन अगर दी जाए जिस तरह से उस जनपदों के हमें एक्सप्लेनेशन मिले हैं, तो अपने टाइम में वो सिटीज या फिर उनके महल हमें कैसे दिखते होंगे, है ना, क्योंकि प्रेजेंट टाइम किसका है, एआई का है। अगर एआई को आप एक्सप्लेनेशन दो तो वो आपको वैसी चीजें बना के दे देगा। तो बस वही कुछ पिक्चर्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कितना रिच और डाइवर्स जो ये 16 जनपदों का कॉन्सेप्ट था वो रहा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो लाइक करना, और कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना। सो स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।